राइट, चलिए तो आज जो है आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और पहला सवाल एनके पांडे साहब का लूँगी, जो कि फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? नमस्कार, ठीक-ठाक है मैडम। ऑलराइट, सर ये बताइएगा, आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य रखा हुआ है जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो बना रखी है, राइट? राइट मैम। आपको इस नवरात्रि में घर खरीदना है? हाँ, आपने घर ऑन द खरीद इन द लिया है, ओके। हाँ, हाँ, इन द प्रोसेस है मैडम। अच्छा, इन द प्रोसेस है। चलिए, हो जाएगा हाँ, नवरात्रि तक? मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट उसके लिए, गुड लक। और 58,000 आपकी ईएमआई रहेगी 25 साल तक, हाँ? जी। ठीक है। और ऐसे में आपने डिसाइड कर लिया है कि होम लोन ओवरड्राफ्ट अमाउंट जो है 10 लाख का ले लें एसटीपी के तौर पर, ठीक है? और हाँ, उसी राशि की आप एसआईपी भी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या ये सही रहेगा या फिर कुछ और दूसरी स्ट्रेटजी सही रहेगी मैडम? ठीक है, आपको बिल्कुल बताते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आपके ऊपर और कोई आर्थिक ज़िम्मेदारी तो है नहीं ना? नहीं, रेगुलर एसआईपी जो हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग को 2-3 साल के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, वो करना मतलब पड़ेगा आपको, राइट या हाँ। तो उसको नहीं रोकने के लिए और इस सही कमिंग बात है। लायबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए ऐसा सोचा। हुँ। ऑलराइट, चलिए आपका सवाल विश्वजीत जी के पास है, उन्हीं से पूछते हैं क्या सलाह होगी। तो 58,000 का खर्च इनके ऊपर पड़ रहा है, विश्वजीत जी। अब बताइए सही इन्वेस्टमेंट इनके लिए क्या होगा, ताकि ये एसआईपी का बोझ जो इन पर पड़ा है कहीं न कहीं एक कुशन के तौर पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के नाम पर निकले? नमस्कार कविता जी, नमस्कार पंकज जी। पांडे जी आप मकान खरीद रहे हैं, बहुत-बहुत मुबारकबाद और नवरात्रि बहुत अच्छा समय होता है शुरुआत करने का। तो आपने जो सोचा है कि 58,000 की जो आपकी किश्त है ईएमआई, ऑफ कोर्स ये 25 साल का आपने एक लंबा पीरियड लिया है। मेरे हिसाब से करीब-करीब 70 लाख का लोन होगा। तो अगर आप इतना लंबा टेन्योर करते हैं, तो काफ़ी हद तक ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा आपको और ऑब्वियसली एक डबल अमाउंट के करीब-करीब आप फाइनेंस कंपनी को देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और 18,000 के करीब आप सोच रहे हैं कि एसआईपी करें, तो मैंने एक आंकड़ा लगाया कि 18,000 अगर आप 25 साल तक करते रहे, तो करीब-करीब 3.5 करोड़ रुपया आपका बन जाएगा 12% का अगर हम रिटर्न लेके चलते हैं सीएजीआर का। तो ये एक बहुत बड़ा जो आपका लोन है और अगर मैं 58,000 को 25 साल से गुणा भी कर दूँ, तो ये भी करीब पौने 2 करोड़ रुपए के करीब लोन होगा। तो आप जो लोन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है, वो सब उसको कवर कर सकते हैं अगर आप एसआईपी करते हैं। और बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो 8.5-9% पे ले रहे हैं और जो इक्विटी मार्केट में आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं अगर लंबे समय तक, तो आप अज़्यूम करके चल रहे हैं कि 12% का रिटर्न और उससे अधिक भी मिल सकता है। तो कहीं न कहीं ये जो गैप है ये आपको एक वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी रणनीति है कि आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें और जो आपने 10 लाख का लोन जो ओवरड्राफ्ट लिया है, इसके थ्रू अगर आप एसटीपी कर रहे हैं और इक्विटी फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चाल होगी। मेरे हिसाब से आपको ये एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए और इससे आपको आपका लोन भी कम होगा। अगर आप ये जल्दी कोशिश कर सकते हैं कि अपना लोन अमाउंट भी आप जल्दी खत्म कर सकें, अगर आप सोचते हैं। हेलो, कविता जी मेरी आवाज़ जी, बिल्कुल विश्वजीत जी, आपकी आवाज़ आई है और आपने काफ़ी विस्तार से और सही तरीके से रणनीति भी सुझाई है मेरे ख़्याल से। पांडे जी, क्या आपने सलाह सुनी? आपको कोई और सवाल पूछना है विश्वजीत जी से? यस मैडम, मुझे डेडिकेटेड वो लिक्विड फंड का नाम जानना है जो कि 25 साल श्योर, तक जो कि चल सके और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे। बिल्कुल। बताइएगा विश्वजीत जी। देखिए पांडे जी, जिस फंड में आप ये एसआईपी करना चाहते हैं, उसी एएमसी के आप किसी भी लिक्विड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए आप निप्पॉन का लिक्विड फंड में निवेश करते हैं या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिक्विड फंड में
निवेश करते हैं, तो आप बिल्कुल उसी एएमसी के लिक्विड फंड में निवेश करें, जिसमें आप एसआईपी करना चाहते हैं और जिसमें आप इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आपको कोई अलग से लिक्विड फंड नहीं लेना, उसी एएमसी का आप लिक्विड फंड लें तो आपके लिए आसान हो एसआईपी करना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और जसविंदर सिंह का मैं सवाल लूँगी। इन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा हुआ है। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हेलो हैं आप? मैडम, मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, लेकिन अभी मैं असम में हूँ, वैसे ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप है आपके पास, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स भी है आपके पास। आपको जी 15,000 मैम, रुपये और डालने हैं। नहीं मैडम, यही मैंने न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, इसी में ही मैं अपने हिसाब से बनाया था। अगर कोई चेंज करना है इसमें तो मेरा अच्छा, ये शुरू नहीं है अब तक? नहीं नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो आप शुरू करना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपने शुरू करने से पहले हमसे सलाह मांगना सही समझा, जो कि बहुत कम निवेशक करते हैं। अक्सर वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और उसके बाद सवाल आता है। तो अच्छा है, आपको हम पहले कदम से ही यहाँ पर गाइड कर पाएंगे। 12 से 15 साल का आपका लक्ष्य है, 1.5 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि आपको इकट्ठा करने हैं जसविंदर जी। चलिए बहुत बढ़िया। पंकज जी, मेरे ख्याल से आपके पास है जसविंदर का सवाल। जी, जशविंदर जी, देखिए आपने जो स्कीम चुनी है, स्कीम अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने बताया, तो मेरी राय यह है कि आपको थोड़ी स्कीम कम करनी चाहिए। जैसे स्मॉल कैप में आपने 2 स्कीम चुनी है, तो दोनों में से आप सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रखें। अमाउंट उतना ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की बजाय 1 स्कीम रखें। और इसी तरह से फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को रखिए, पूरा अमाउंट उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उस स्कीम का निवेश जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप में है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें सभी तरह के मार्केट कैप और सभी तरह के सेक्टर्स आ जाएंगे। मिड कैप के लिए आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को चुना है, बहुत अच्छा फंड है। तो वैसे फंड सभी अच्छे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा फंड ना हो इसके लिए 2 फंड्स आपको कम करने की मैं सलाह दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो आपने टारगेट लिया है 1.5 करोड़ का, यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं तो 15 साल में करीब 71 लाख रुपए इकट्ठा हो पा रहे हैं 15,000 की एसआईपी से। तो आपको करना ही चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो इस वक्त पर 15 की बजाय यदि 18,000 रुपये महीना निवेश कर सकें और फिर हर साल 10% से स्टेप अप कर सकें, तो फिर यह मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप 12% के सीएजीआर पर भी 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 15 साल में। अगर इस वक्त पर पॉसिबल ना हो कि आप 15,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते एसआईपी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप बढ़ाते रहिए और 10% से स्टेप अप जो मैंने आपको सलाह दी है उसे आप जरूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आपको निवेश की राशि बढ़ानी होगी और बदलाव यहाँ पर कुछ दिए जा रहे हैं, उन पर आपको जो है अमल करना होगा। जसविंदर, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम, एक मैं अपनी वाइफ का करवाना था 5,000 का इन्वेस्टमेंट, तो उसमें मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए थी, अगर मिल जाए। क्या कह रहे हैं आप? 5,000 की मैडम ऐसे ही करनी है वाइफ के नाम 5,000 आपको और? ओके, पे। नया वो ठीक है। वाइफ के नाम पे है मैम। उन्होंने शुरू करना है इन्वेस्टमेंट? जी 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 मैम। ओके। पंकज जी कौन सा फंड रेकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए? बिल्कुल, देखिए 5,000 करना है तो आप एक काम कीजिए, एक मल्टी कैप फंड कर लीजिए। और मल्टी कैप के लिए आप कोटक मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं और साथ में एक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। और फ्लेक्सी कैप में जैसा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 रखे हुए थे, पराग पारिक और जेएम फ्लेक्सी कैप, तो एक आप कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको ये सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रामेन मंडल का मैं सवाल लूंगी। क्या रामेन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैडम। जी सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा तो ओरिजिनली मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा घर है, ओके। बट अभी गुजरात में हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, आपने कुछ पोर्टफोलियो भेजा है अपना। अ, जी अभी तक शुरू नहीं किए ना इन्वेस्टमेंट 9 फंड्स में, क्योंकि बहुत सारे फंड्स मैम हैं। मैम मैं अभी ट्रेडिंग करता था, तो अभी जस्ट अच्छा, जी मैम, तो इसके तरफ में थोड़ा ध्यान आया, तो सर मैंने
पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। तो ट्रेडिंग करते थे, तो ट्रेडिंग में आपने कितना कमाया, कितना गँवाया, ज़रा अनुभव बताइएगा ताकि हमारे दर्शक भी जान पाएँ आपके सफ़र को? मैम ट्रेडिंग में मैंने कमाया है, लेकिन क्या है गवाया भी है। जैसे इलेक्शन के टाइम हाँ। पे मेरा एक दिन में करीब 3 लाख रुपया करीब लॉस हो गया था। हाँ, उस और दिन तो बहुतों के पैसे उड़े हैं। जी, जी बिल्कुल। मैडम, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मैंने मिनिमम कमाया है हर मंथ 30,000 40,000 रुपया करके कमाया। वेरी नाइस। तो तो निवेश के बारे में क्यों सोचा आपने? आपको ऐसे लगा कि ट्रेडिंग अलग से करना चाहिए लेकिन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है, ऐसा है क्या? जी मैम, ट्रेडिंग तो जस्ट अच्छा। हमारा हाथ खर्चा के लिए कर लेते हैं मैडम, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्ट के लिए ट्रेडिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन मेरा जो कॉलीग है, इन लोगों ने जो जी, हमको बोले हैं तो उसी हिसाब से हम तो कोशिश करें कि ओके। कम से कम हुँ। चलिए समझ गए हैं और अच्छी बात ये है कि आपने गाइडेंस लेना ज़रूरी समझा। मुझे नहीं पता ट्रेडिंग के लिए आप किससे गाइडेंस लेते हैं, लेकिन जैसे आपने निवेश को लेकर अपना सवाल हमें भेजा है वैसे ट्रेडिंग के लिए भी आप गाइडेंस ज़रूर लें। और अच्छी बात है कि आपका अनुभव में आपने कम गवाया है, ज़्यादा कमाया है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहरहाल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आते हैं तो विश्वजीत जी आपके पास है शायद रामिन का सवाल। तो देखिए इन्होंने 9 फंड्स के नाम तो दिए हैं लेकिन 10,000 रुपये निवेश करने हैं। अब कितने फंड्स कुल मिला के इनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? 3, 4, 5, 9 तो कतई नहीं होने चाहिए, ये बात तो आप मानेंगे। जी, बिल्कुल कविता जी, आपने आंसर दे ही दिया काफ़ी अच्छा। तो मंडल साहब, बहुत अच्छा पोर्टफ़ोलियो आपने चुना है, सारे फंड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने हर कैटेगरी में 2-2 फंड चुना है। तो अगर आप एक-एक फंड भी चुनेंगे एक कैटेगरी में तो आपका पोर्टफ़ोलियो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफ़ाइड रहेगा। आपने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड चुना है, बहुत अच्छा है, लार्ज कैप है, अब इसमें कम से कम 2 ढाई हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एसआईपी। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल और क्वांट मिड कैप, आपने 2 मिड कैप चुना है तो 1 मिड कैप कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। चाहे तो मोतीलाल ओसवाल, चाहे तो क्वांट, दोनों ही फंड अच्छा है, बट मेरे हिसाब से आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में स्टार्ट करें। और आपने 2 स्मॉल कैप फंड भी चुना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। तो अब इसमें क्वांट स्मॉल कैप आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी हो जाएगा आपका। और इसके अलावा आपने 2 मल्टी कैप फंड चुना है, तो उसमें काफ़ी ओवरलैप भी है। तो मिस्टर मंडल, आप एक मल्टी कैप फंड चुनें, चाहे तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप चुनें, चाहे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप। दोनों ही मल्टी कैप बहुत अच्छे हैं, तो आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 फंड बहुत है, अभी इसी में आप 10,000 रुपए डिवाइड करें और जैसे-जैसे आप अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे, तो बाकी फंड्स और कैटेगरी के भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये 4 फंड्स काफ़ी हैं आपका पोर्टफोलियो के लिए, एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करना है, इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ये कम से कम कोशिश करें 5 साल तक आप निवेशित रहें। फंड चेंज कर सकते हैं, बट लग कंटिन्यू करना है, स्टॉप नहीं करना है, ताकि आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा एडवांटेज ले सकें। मेरे ख्याल से ये विश्वजीत जी आपने काफ़ी बढ़िया बात बताई इन्हें कि ट्रेडिंग नहीं करनी है। विश्वजीत जी म्यूचुअल फंड्स में क्या ट्रेडिंग करते हैं लोग कि कुछ-कुछ महीनों के लिए ले लिए, स्कीम्स खरीद ली और उसके बाद निकल लिए? खासतौर से मिड कैप, जी, स्मॉल बिल्कुल। कैप का जो एक सर्ज हमने देखा है उसमें तो बहुत अधिक लोगों ने ऐसा किया होगा। जी, बिल्कुल कविता जी, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि अगर एवरेज एसआईपी देखें तो काफ़ी शॉर्ट टर्म पीरियड है। तो अगर लोग लॉन्ग टर्म लगते हैं तो वो पीरियड लंबा होना चाहिए था। तो जब भी मार्केट में कुछ करेक्शन आता है या मार्केट बहुत ज़्यादा चले जाती है, ऊपर चली जाती है, तो लोगों को लगता है या स्टॉप कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो, या मार्केट में करेक्शन आ गया तो अभी स्टॉप कर दो, अभी तो और नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एसआईपी का एडवांटेज ही ये है कि आपको वॉलेटिलिटी जो मार्केट में उतार-चढ़ाव होते हैं, उससे वो आपको बचाती है। अगर जब मार्केट डाउन होती है तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, ताकि लंबे समय में एक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये सब फ़ायदे तभी होते हैं जब आप लॉन्ग टर्म निवेशित रहें। तो इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरह नहीं देखना चाहिए। जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उनको ऐसा लगता है अभी इसमें से निकाल लो, काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। तो अगर स्कीम परफ़ॉर्म नहीं कर रही है काफ़ी लंबे समय से, तब आप ऐसा सोचें। बट अदरवाइज़, या फिर आपको पैसा चाहिए किसी ज़रूरत के लिए, तब आप निकालें। अदरवाइज़ इसको निवेशित रखें। लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म की सलाह दी जाती है।
मंडल साहब, आप समझ गए हैं, आपको यहाँ पे 4 फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं जिनमें आपको पैसे लगाने हैं। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम। कोई सवाल और पूछना है आपको? हाँ मैडम मैं लामसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मिनिमम 3.5 लाख से। वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें? मुझे मेरा टारगेट 3.5 लाख रुपए? ठीक है, 3.5 लाख रुपए जो है आपको इन्वेस्ट करने हैं। कितने साल के लिए? 20 ईयर्स। 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। बताइएगा विश्वजीत जी। जी, बिल्कुल मिस्टर मंडल, जो फंड्स आपने चुने हैं, उन्हीं के आप लिक्विड फंड में ये पैसा पार्क कर दें और वहाँ से एसटीपी स्टार्ट कर दें। तो अब क्योंकि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से एसटीपी करेंगे, धीरे-धीरे ये इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर होते रहेंगे, तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी का भी लाभ मिलता रहेगा। तो इन्हीं 4-5 फंड्स में आप ये पैसा डिवाइड कर सकते हैं। कोशिश करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। और एक मल्टी कैप फंड्स में भी आप बढ़ा सकते हैं, या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप चुन सकते हैं। तो इन 4 फंड्स में ही आप इन्हीं के लिक्विड फंड में आप पैसा पार्क करें और वहाँ से एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जिसे हम कहते हैं, शुरुआत कर दें इन्हीं फंड्स में। तो आपका पैसा धीरे-धीरे इन्हीं फंड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इन्हीं फंड्स में आप एसआईपी भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा कॉर्पस नज़र आएगा थोड़े समय। वैस मंडल साहब, और चलिए यहीं पर फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब, और ख़ास तौर से अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और ये समझना चाहते हैं कि रेगुलर स्कीम और डायरेक्ट स्कीम्स क्या होती हैं, तो इस पर हम खास चर्चा आप करेंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बताते हैं कि रेगुलर या डायरेक्ट स्कीम आपके लिए कौन सी सही है, कौन सी किफ़ायती है और कहाँ ज़्यादा मुनाफा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं शो पे। और हमारे साथ पंकज मटपाल और साथ ही विश्वजीत पराशर जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और देश के हर कोने से हमें सवाल आते हैं, भले ही पहला घर खरीदना हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना हो, फॉरेन टूर के लिए आपको कहीं जाना हो, या कोई महंगी खरीद करनी हो, सभी तरह के फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और यही स्ट्रैटेजी हम आपको इस शो में भी देते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और इसके साथ साथ अगर आप YouTube पर हमें देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और साथ ही हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपको लाइव सलाह देंगे, आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और YouTube के ही दर्शक योगेश का एक सवाल लेते हैं। ये 2018 से निवेश कर रहे हैं, रेगुलर स्कीम्स ली हुई हैं इन्होंने म्यूचुअल फंड की, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए ख़रीदी हुई है। और उसके बाद इन्हें समझ में आया, निवेश करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने शायद अपनी जानकारी बढ़ाई है। उन्हें डायरेक्ट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट स्कीम्स और रेगुलर स्कीम्स के बीच का अंतर जो है वो समझ में आया है। अब इनका सवाल ये है कि 2018 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर ली है, पोर्टफोलियो में रिटर्न भी देख रहे हैं, कंपाउंड भी हो रहा है, और अब ये सब रेगुलर स्कीम्स है। इन्होंने कुछ रेगुलर फंड में अपनी SIPs जो हैं बंद कर दी है और स्विच कर लिया है इन्होंने डायरेक्ट स्कीम्स में। 2022 में इन्होंने ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्कीम्स में स्विच कर लिया है। अब चाहते हैं कि ये हम इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और उसके बाद जो सिलेक्शन है फ़ंड का वो सही है या नहीं है, और साथ ही जो सभी रेगुलर स्कीम्स हैं उसको स्विच कर लें, बंद करके स्विच कर लें डायरेक्ट स्कीम्स में, ये भी इनको जानना है। और विड्रॉ अगर करते हैं पैसा तो कितना टैक्सेशन लगेगा, टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इनके मुनाफे पर, ये भी इनको जानना है। लगभग ये अच्छी खासी अमाउंट की SIP भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2036 तक इनको जो है इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद 2037 से अपने इन्वेस्टमेंट से इनको SWP भी करना है। और ये चाहते हैं हर महीना 3 लाख रुपए पोर्टफोलियो में मिले 2037 से। और फंड्स के नाम इन्होंने दिए हुए हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, हमारा बहुत समय निकल जाएगा इसमें। तो पंकज जी आपके पास सवाल हैं तो मेरे ख्याल से फंड्स के डिटेलिंग भी आपके पास होगी। और 9 स्कीम्स हैं इनके पास पोर्टफोलियो में, ठीक है, और 66,000 की ये पर मंथ जो है SIP कर रहे हैं।
फंड मिक्स पर मैं जाऊँ उससे पहले जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रेगुलर स्कीम्स पहले खरीदी, उसके बाद क्लियरली डायरेक्ट स्कीम्स में आ गए। तो एक डिस्कशन कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सवाल के बारे में सोचते होंगे अपने जहन में। तो रेगुलर स्कीम्स किस तरह की स्कीम्स होती हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं, किसी ब्रोकर से ख़रीदते हैं, उन्हें हम रेगुलर स्कीम्स कहते हैं? पंकज जी। बिल्कुल, देखिए कविता जी, ऐसा है कि रेगुलर प्लान जो होते हैं वो तो पहले से, जब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स शुरू हुई, म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू हुआ तब से थी। लेकिन 2013 से सेबी ने ये कहा कि सभी फंड हाउसेस को रेगुलर के साथ साथ डायरेक्ट प्लान भी लॉन्च करने होंगे। यानी कि अगर आप किसी स्कीम की बात करें, मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, तो उसका एक रेगुलर प्लान होगा, एक डायरेक्ट प्लान होगा। तो डायरेक्ट प्लान में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होता है। हर स्कीम में कुछ एक्सपेंस रेशियो होगा, क्योंकि मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन है, सभी जो फंड मैनेजमेंट है, इन सब के लिए कुछ एक्सपेंस रखा जाता है कि जो टोटल कलेक्शन होता है पैसे का और यूनिट अलॉट होती है, तो यूनिट कैलकुलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा पैसा उसमें से एडजस्ट करना है। तो ये जो रेगुलर प्लान होते हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि रेगुलर प्लान्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आपके बेचे जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा कमीशन उसमें इन्वॉल्व होगा, तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा। ये फर्क है। बाकी जो पोर्टफोलियो है वो सेम रहेगा। कई बार इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद रेगुलर प्लान अलग हैं, डायरेक्ट प्लान अलग हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी फंड हाउस के यदि आप किसी भी स्कीम की बात करेंगे तो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का जो पोर्टफोलियो है एग्जैक्टली सेम मिलेगा। सिर्फ जो फर्क है वो फर्क आपको दिखाई देगा एक्सपेंस रेशियो में, और एक्सपेंस कम होगा तो इसका मतलब यह है कि जो फंड का रिटर्न है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके। अब हमें ये समझना है कि जब भी कोई डायरेक्ट प्लान्स में स्विच करने के बारे में सोचता है, तो उनको अपनी सारी रेगुलर स्कीम्स के जो यूनिट है वो रिडीम करके डायरेक्ट स्कीम्स में जाना होगा। तो ये रिडिम्पशन जब आप करते हैं तो पूरी तरह से निकलना होगा, और जब आप निकलते हैं तो आपको टैक्स भी देना होगा। देखिए कविता जी, यहां निकलना नहीं होगा। देखिए स्विच है ये बेसिकली, जैसे आप मान लीजिए एक फंड हाउस में एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता, बल्कि यूनिट्स रिडीम होती हैं और दूसरे स्कीम की यूनिट्स परचेस होती हैं। तो ऐसा ही रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने पर रिडीम तो हो रही यूनिट, बट उसके बदले में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि जितना पैसा बन रहा है वो फंड हाउस दूसरी मतलब जो डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स आपको अलॉट कर देगा। तो यहां पे समझिए कि रिडीम तो हुआ है। यदि कोई इन्वेस्टर ये सोचे कि मुझे यहां टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा क्योंकि पैसा अकाउंट में नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है। आपका टैक्स तो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अंतर इतना है कि पैसा अकाउंट में नहीं आया, एक रेगुलर प्लान के यूनिट्स रिडीम हुई और डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स आपकी परचेस हो गई। अब मुझे ये बताइए, अगर एक ही स्कीम हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप एक ही फंड हाउस में ये स्विच कर सकते हैं, आप फंड हाउसेस नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो तो एक एएमसी से दूसरे एएमसी में जाना हुआ। लेकिन आप स्विच कर रहे हैं, एक ही फंड हाउस में आप स्विच कर रहे हैं, एक ही स्कीम के रेगुलर डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो मुनाफा अकाउंट होता है, जो आपकी एनएवी काउंट होती है, वो किस तरह से देखी जाएगी? मान लीजिए अब जैसे कि हम योगेश का ही उदाहरण ले लें, 2018 से लेके 2022 तक तो ये रेगुलर में थे, उसके बाद ये अब आ चुके हैं डायरेक्ट में। तो इनके ओवरऑल खरीद में एनएवी किस भाव की होगी? जब से स्विच किया है तब से डायरेक्ट स्कीम की एनएवी लगेगी, मुनाफा कैसे काउंट होगा, ज़रा ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एनएवी जो होती है वो दोनों की अलग हो सकती है। होता यह है कि जब कोई स्कीम लॉन्च होती है उस वक्त पर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों की एनएवी 10 रुपये होगी। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम है, इसका मतलब समय के साथ आपके डायरेक्ट प्लान की एनएवी ज्यादा हो जाएगी और रेगुलर प्लान की एनएवी कम होगी। तो ऐसे में यदि आप ये बात कर रहे हैं कि अभी ये स्विच करते हैं, तो जो पहले रेगुलर प्लान है उसका पूरा आपकी यूनिट रिडीम हो गई और एक अमाउंट आपको आपके खाते में आ गया, मतलब अकाउंट में नहीं आया, बट एक्चुअली उतना अमाउंट आपके नाम पर तय हो गया। अब उस अमाउंट से जब आप डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स बाय कर रहे हैं तो उसका जो प्राइस है उस प्राइस से आपको डिवाइड हो जाएगा पूरा अमाउंट, तो उतनी एनएवी उतनी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर सिंपल है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि रेगुलर प्लान जो था उसकी एनएवी 100 रुपए की थी
और 100 रुपए के हिसाब से आपके पास यदि 1 लाख यूनिट्स थी या 10,000 यूनिट्स थी, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आपको उतना पैसा मिल गया। अब उस पैसे से बाई करनी है आपको फ्रेश यूनिट्स। अब मान लीजिए जो डायरेक्ट प्लान है उसकी जो एनएवी है वो 100 रुपए की जगह 120 रुपए की है, तो जो टोटल पैसा बना उसको डिवाइड कर रहे हैं 120 रुपीज से, तो इतनी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो अब जब कि एनएवी ज्यादा है तो यूनिट्स कम मिलेंगी आपको, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। मतलब ज्यादा प्राइस है यूनिट्स का, तो ऑब्वियस है कि पैसा तो उतना ही है, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी कम होंगी, लेकिन जो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी वो सेम अमाउंट हो जाएगा। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि एनएवी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि एक्सपेंस कम है, तब आपको फायदा दिखाई देगा। राइट, योगेश के सवाल पर भी अब थोड़ा सा हम रुक कर लेते हैं। अब बताइए, तो अब सबसे पहले तो क्या आप इनको सलाह देंगे कि अपनी सारी रेगुलर स्कीम से निकल जाए और स्विच हो जाएं डायरेक्ट में सभी स्कीम्स में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये बात तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको थोड़ा फायदा ज्यादा होगा, ये मैथमेटिक्स है कि फायदा ज्यादा होगा, बट एक्चुअल में देखा जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मुनाफा ज्यादा नहीं होता है। उसकी वजह क्यों होती है? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ स्कीम शायद सही नहीं होता है, या कब इन्वेस्ट करना है कब एग्जिट करना है वो कई बार करेक्ट नहीं होता है। पोर्टफोलियो में हम देखते हैं कि जो लोग बहुत डायरेक्ट प्लान्स बाय करते हैं वो एक ही तरह के फंड्स जिनकी रिसेंट पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो बाय कर लेते हैं। तो कई कारण होते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको लगता है कि गणित लगाएंगे तो आपको लगता है कि रिटर्न ज्यादा बनना चाहिए, बट कमाई कम होती है। तो बात है योगेश की, अगर योगेश को सच में ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योर हो गए हैं, उनको बहुत जानकारी है, तब उन्हें सोचना चाहिए। क्योंकि अभी तो क्या है, उन्होंने साफ कहा है कि वो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू और उन्हीं स्कीम में उन्होंने डायरेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे उनकी अपनी कोई नॉलेज मुझे दिखाई नहीं देती। ये जो नॉलेज है उन्हें किसी ने बताई, स्कीम बताई, और उन्होंने बाद में उन स्कीम में एसआईपी बंद की और उन्हीं स्कीम के डायरेक्ट प्लान में शुरू कर दी। अब आगे चलकर उनको लगता है कि उन्हें किसी तरह की गाइडेंस नहीं चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, और वो खुद डिसीजन ले पाएंगे और इमोशनल बायसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, तब उन्हें डायरेक्ट में जाना चाहिए। अदरवाइज फिर उन्हें रेगुलर में रहना मेरे हिसाब से बेहतर होगा और किसी एडवाइजर की मदद लें, ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, अगेन हमने पहले भी बताया कि अगर रेगुलर प्लान का जो टोटल उनका असेट है उसे यदि स्विच करते हैं अभी वो, तो यहां पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। सभी स्कीम इक्विटी स्कीम है, लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी जो पहले का पैसा था, लेकिन वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के हिसाब से एप्लीकेबल होता है, वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, अब फंड मिक्स पर आपका क्या कमेंट हो सकता है? फंड्स ठीक हैं मेरे हिसाब से, फंड्स भी अच्छे हैं, और यदि उनका हम एलोकेशन देखें तो वो भी अच्छा है। एक टेक्नोलॉजी फंड जो है वो उनका एक सेक्टोरल फंड है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंटेज है, उसमें भी रह सकते हैं, और बाकी सारे फंड डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। ऑलराइट, चलिए, काफ़ी विस्तार से हमने इस मुद्दे को भी कवर कर लिया और योगेश के सवाल का जवाब भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं, और सुमन कुमार हंसराज हमारे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं? चलिए, यहाँ पर हमारे साथ संपर्क में नहीं है फ़िलहाल ये। हंसराज का मैं सवाल लेती हूँ, आपके पास होगा शायद विश्वजीत जी। इनका टारगेट 1 CR है, उनके पास टाटा और निपॉन का स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा का डिजिटल इंडिया है, मेरा एसेट टैक्स सेवर है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस है इनके पास। और जब भी मार्केट गिरता है तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में थोड़ी ख़रीद कर लेते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये तक का। और अभी इनका पोर्टफोलियो में अच्छा खासा जमा भी हो रखा है पैसा। लेकिन अब ये बताइएगा कि 1 CR के लक्ष्य के लिए इनको अपना निवेश क्या बढ़ाना है? और इन्होंने टाइम होराइजन नहीं दिया है। मैं पूरे सवाल में समय ढूंढ रही थी, कितना समय रुक पाएंगे उसकी जानकारी इन्होंने शायद नहीं दी है। बताइएगा विश्वजीत जी। जी, बिल्कुल कविता जी, जो ये 17,000 रुपए की करीब एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर के चलते हैं तो करीब-करीब 16 वर्ष लगेंगे 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करने के लिए। पर अगर ये 10% का स्टेप अप अप्रोच लेके चल सकते हैं, तो ये लक्ष्य जो है 13 वर्ष में भी पूरा हो सकता है 1 करोड़ का।
जहाँ तक कि इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लेकिन प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है इनके पोर्टफोलियो में। तो और इसके अलावा इन्होंने एक डिजिटल फंड भी ले रखा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बट क्योंकि लार्ज कैप नहीं है, तो मैं इनको सलाह दूँगा कि टाटा डिजिटल फंड से टाटा लार्ज कैप फंड में स्विच हो जाए, ताकि ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी थोड़ा पहले से बेहतर हो जाए। तो ये छोटा-सा बदलाव करेंगे तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। जो मिड कैप, स्मॉल कैप है, उसमें इनका अच्छे फंड्स इन्होंने चुनाव कर रखे हैं, उसमें बने रह सकते हैं। और जो समय-समय पर जब ये मार्केट गिरती है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, वो अच्छी रणनीति है, वो कर सकते हैं। बट अभी चूँकि लार्ज कैप में एलोकेशन काफ़ी कम है, तो कोशिश करें कुछ समय तक वो जो एडिशनल फंड्स जो ये निवेश करते हैं, वो लार्ज कैप फंड में निवेश करें या किसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, तो बेहतर रहेगा। और मेरे ख्याल से बाकी फंड्स का चुनाव जो है अच्छा है, उसमें निवेशित रह सकते हैं। तो हंसराज राजभर के लिए ये सलाह दी जा रही है और फ़िलहाल इनका पोर्टफोलियो जो है इनके निवेश राशि के मुताबिक इनको आराम से जो है 16 साल में 1 करोड़ रुपए कमा कर देगा। स्टेप अप कर सके अपनी एसआईपी को तो वो आपके लिए रिकमेंडेड भी है और करेंगे तो फिर आप लगभग 13 साल जो गणित बता रहे हैं विश्वजीत, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और कुछ बदलाव जो कि आपको फंड्स के लिहाज से करने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे साथ सुमन कुमार फोन लाइन पर हैं? जी 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 है सर। सुमन है कुमार मैडम। जी, जी जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, सुमन कुमार जी, आपके पास पराग पालिका फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 आपके पास है। लमसम इसमें आपने निवेश किया हुआ है जी 25,000। जी लमसम है, क्वांट लमसम है मैडम। जी जी, क्वांट एक्टिव भी है, उसमें भी लमसम है आपका 1 लाख रुपए, राइट? जी 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 ठीक है, 2 करोड़ आपका लक्ष्य है और 15 साल का आप टाइम होराइजन दे रहे हैं। 5,000 की जी आपको एसआईपी शुरू करनी है, उसके लिए आपने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चुना है। कोई खास वजह जी आपने जी। इस फंड को चुना? नहीं, वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का हो जाएगा ऐसा सोच रहा था। आप लोग का अच्छा, फिर कैसे समझ जाएगा चाहिए था। नहीं तो फिर आप जो सजेस्ट ओके, करेंगे उसमें चालू करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक्सिस मैडम लॉन्ग मुझे टर्म भी आप सोच दो रहे हैं? दो एक्सिस लॉन्ग टर्म मैडम मुझे था पहले 3 साल तक वो रन किया, तो उसके बाद हाँ, वो डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन अभी वो पैसा उसी में है, रिडीम नहीं किया। नहीं वो तो ठीक है। आप टैक्स जी बेनिफिट आपके आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत पैसे डाल रहे थे, पुराना उसमें ही है टैक्स आपके में अपने नया था टैक्स मैडम रिजीम? पहले। जी जी पहले हाँ, था, इसलिए था वो मैडम। अब नहीं हूँ, अभी अच्छा, वो डिसकंटिन्यू हो अच्छा। गया है। तो ठीक है, तो अभी 3 साल लमसम डाले थे कि एसआईपी? अच्छा, एसआईपी कर रहे थे। 35 साल, हाँ, हाँ। 3 साल चला था तो अभी मैडम। तो 3 ही साल हुए हैं, तो आपको हर एसआईपी को जो है वो 3 साल पूरे करना देना होगा। उसी के नहीं बाद वो पैसा आपका बंद फ्री हुए होगा, 3 लेकिन साल हो जितना गया फ्री मैडम। हो चुका बंद है, हुए 3 साल हो गया। जी बंद होकर 3 साल हुए हैं। अच्छा, जी जी जी। ठीक है। ठीक है, तो फिर इस पैसे को भी कहीं पे और लगाया जा सकता है। कितना इकट्ठा हुआ है उधर पे? 1.5 लाख। उसमें 1,51,000 है जी, 1.5 लाख है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये 1.5 लाख भी फ्री अमाउंट है जो जो बेहतर लगाया जा सकता है। तो पंकज जी, एक तो 5,000 रुपये जो और लगाने हैं, ओवर एंड अबव जो अभी लगा रहे हैं उस पर, और 1.5 लाख रुपए जो एक्सिस एएलएसएस से अब जो ये फ्री हो जाएंगे इनके, वो भी ये लगा सकते हैं। बताइए। बिल्कुल सुमन कुमार जी, ऐसा है कि फंड का चुनाव आपका अच्छा है। साथ में आपने जो कहा कि कॉन्ट्रा फंड अलग स्टाइल वाला फंड है, तो बेशक आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड नहीं है, तो आप इस फंड को चुन सकते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी 5,000 की। दूसरी बात, क्योंकि जो ईएलएसएस फंड आपके पास है, एक्सिस टैक्स सेवर ईएलएसएस, उसमें लॉक इन खत्म हो गया है। तो नई स्कीम चुनने की बजाय क्या कीजिए कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसमें आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, उसी में इस लमसम अमाउंट को भी आप स्विच कर लीजिए, यानी रिडीम करना होगा एक्सिस से और उस पैसे को आप कॉन्ट्रा फंड में ही ऐड कर लीजिए। तो बहुत ज्यादा स्कीम आपको बढ़ानी नहीं चाहिए, ये अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक टारगेट का सवाल है, आप सही रास्ते पर हैं। आपको 2 करोड़ जुटाने हैं, तो ऑलरेडी आपने पैसे इकट्ठा कर लिया, एसआईपी चल रही है। और बस ये कीजिए कि एसआईपी का अमाउंट जो है करीब 8% से आपको स्टेप अप मिनिमम करना चाहिए हर साल, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें।
सुमन जी, आपको कोई सवाल पूछना है? एक और सवाल था मैडम, मेरे पास PLI चल रहा था 10 लाख का, तो उसमें 5,000 लगभग महीना जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर क्या नाम है? कंटिन्यू करें? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था मैडम, मुझे 8-10 साल पुरानी चल रही अच्छा। है, चल रही है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, पंकज जी क्या सलाह होगी? जी देखिए, पीएलआई जो है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो होती हैं, ये बेसिकली सरकारी कर्मचारियों के लिए ही हैं उपलब्ध, और आपने ली है तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू कीजिए। ये थोड़ी सी जो दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनके मुकाबले बेहतर रिटर्न्स देती हैं, और आप कह रहे हैं कि 8-10 साल से ऑलरेडी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसमें आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट सुमन कुमार जी। विश्वजीत जी के लिए सुमित का सवाल मैं लूंगी। क्या आपको ये फोन लाइन पर है हमारे साथ क्या? चलिए, ये फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनका भी लक्ष्य 15 साल का है। विश्वजीत जी 1 करोड़ कमाने हैं इनको भी, और इसमें भी एक्सेस स्मॉल कैप, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, HDFC का भी स्मॉल कैप है, इडलवाइज का भी स्मॉल कैप है, मिड कैप में 2 हैं इनके पास, इडलवाइज भी है और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। SBI का मल्टी कैप है, PGIM का फ्लेक्सी कैप है। ये भी 2 साल से कह रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो तो इनका बहुत अच्छा है। लेकिन स्मॉल कैप में बताइएगा कैलकुलेट करके कितना % एक्सपोजर है इनका, विश्वजीत जी? जी, बिल्कुल कविता जी, मेरे ख्याल में 4 स्मॉल कैप फंड्स इसमें निवेश किया हुआ है। जो अभी पंकज जी से चर्चा चल रही थी कि लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, तो कई बार ऐसी गलतियाँ अक्सर करते हैं कि पास्ट 2 साल की रिटर्न देखकर वो एक ही जैसी कैटेगरी में निवेश करते हैं। तो इसमें कम से कम अगर मैं देखूँ तो 2, 3, 4 करीब 40% का पोर्टफोलियो जो है इनका स्मॉल कैप में है। तो ओवरऑल जोखिम जो है पोर्टफोलियो में काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि अगर आप मार्केट को समझते हैं, उतार-चढ़ाव को समझते हैं, तभी आपको डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए। इनके पोर्टफोलियो में 2 साल में अच्छे रिटर्न्स भी बने होंगे, क्योंकि पिछले साल में देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी संतुष्ट होंगे। लेकिन क्योंकि जोखिम ज़्यादा है, तो मैं इनको सलाह दूँगा कि 2 स्मॉल कैप फंड, और इनमें काफ़ी ओवरलैप भी है। ये चारों स्मॉल कैप फंड्स में देखता हूँ अगर मैं, तो 2 स्मॉल कैप फंड्स ये बंद कर सकते हैं, जिसमें कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और एडलवाइस स्मॉल कैप ये बंद कर सकते हैं। इसकी जगह ये स्विच करके किसी लार्ज कैप फंड में ये 4,000 की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में ये स्टार्ट करें। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अक्रॉस कैटेगरीज, जिसमें लार्ज कैप का भी एलोकेशन होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप तो ऑलरेडी है ही। इसके अलावा जो इनका लक्ष्य है, कविता जी, इन्होंने 15 वर्ष में 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं और 13,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो 13,000 के हिसाब से अगर 15 वर्ष में 12% का सीएजीआर लेके चले, तो करीब-करीब 65 लाख रुपए बनते हैं। तो ये शॉर्टफॉल हो जाता है। तो करीब-करीब इनको 7,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी, या फिर 13,000 में करीब-करीब 8% का हर वर्ष स्टेप अप करना पड़ेगा। अपने एसआईपी में एनुअल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि ये अपने लक्ष्य, जो 1 करोड़ का लक्ष्य है, उसको अचीव कर सकें। 2 स्मॉल कैप फंड ये स्विच कर लें लार्ज कैप फंड में, और एक इनके पास पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो मैं ये भी सलाह दूँगा कि ये वहाँ से स्विच करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर लें, ताकि इनका परफॉर्मेंस वाइज़ भी ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए। तो ये सलाह है इनके लिए स्विच करने की, और एसआईपी इंक्रीज़ करें कम से कम 7,000 की, या फिर हर वर्ष 8% का स्टेप अप करें, तो ये 15 वर्ष में अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँ। चलिए, तो यहाँ पर ये सलाह सुमित को आती हुई फंड्स के लिहाज से स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, और सुमित के जैसे ही आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे हमारे निवेशक होंगे जिन्होंने भर भर के स्मॉल कैप और मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, और उस वही मार्गदर्शन पर जो सुमित को बताया, बाकी दर्शक भी कम से कम अपने मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर को लेकर कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं थामते हैं। पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और आज दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी की है। लेकिन हम एक